अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। पवित्रा बहन, ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। आज तो आगे का जहाँ से हमारा सफरनामा रुका हुआ था, इतना है कि 1 घंटा पर्याप्त नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी को याद तो होगा, कुछ दिनों पहले, मैं समझता हूँ 15 दिन, लगभग 15 दिन पहले हमने पवित्रा बहन को सुना, उनके सुंदर अनुभवों को सुने, कैसे स्टूडियो से कहाँ से सफर शुरू हुआ और कैसे फिर वहाँ कुवैत पहुंचे, और इस वक्त आप इजिप्ट में है और इजिप्ट से हमसे बात कर रहे हैं। तो हम आगे का आपका अनुभव सुनेंगे। तो मेरे पवित्रा बहन, आप शुरू करें। ओम शांति। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्र शिव बाबा का, शिव स्मृति का, और जो भी मैं कहूंगी कि जो छूट गए थे, जो लम्हे, जो दास्तान सुनाने में, जीवन की दास्तान सुनाने में जो लम्हे पीछे छूट गए थे, तो उनको, जो पड़ाव जो छूट गए थे और प्रेरणादायी थे, उनको सुनाने के लिए आपने मुझे दोबारा मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि जब किसी अनुभव से हम कुछ प्रेरणा लें, तभी उसका एक मीनिंग है, वो सार्थक है। तो मैं कोशिश करूंगी उन लम्हों को आपके सामने रखूं। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत से ही करूंगी कि जब मैंने पिछली बार बात की थी कि मैंने कैसे बचपन में 1-2 साल की जब मैं थी, तो कैसे बाबा बाबा ऐसे बोलती रहती थी। तो क्या बोलती थी मैं, एक बात जो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो भोग ही पसंद होता है, राइट? बड़ों को भी पसंद होता है। तो जो मम्मी मुझे बताती है कि भाई आप तो ऐसे बोलते थे, क्योंकि माँ पिता को रहता है हमारे बच्चे कुछ बताएं बाबा के बारे में। तो मैं यही बात बोलती थी। मैंने बाबा को बोला, बाबा आप मुझे भोग दे दो और मैं आपको बदले में ना चीनी दे दूंगी। तो इस तरह से कुछ कारोबार चलता था बाबा के साथ। और ऐसे 1-2 बार और भी जैसे इस तरह की कुछ घटनाएं घटी। खास मैं उससे आगे जैसे आगे बढ़ जाती हूँ अभी जल्दी से, और कॉलेज डेज में आ जाती हूँ कि कॉलेज के दिनों में बहुत ज्यादा ना, कॉलेज और स्कूल डेज में भी मैं कोई, एक्सक्यूज मी, आपका जो पहला वीडियो अपलोड किया ना, तो किसी ने आपको प्यार भरी उलाहना दी है कि बहादुरगढ़ के 1.5 साल को भी आप मत भूलना, तो उसकी उलाहना भी आप पूरी कर दो।
सारे उलाहने पूरे करेंगे। बाबा ने कहा उलाहने की फिक्र नहीं रखना। बहुत अच्छा कि आपने मुझे बताया, याद दिलवाया। जरूर। तो इसलिए मैंने शुरुआत से ही शुरुआत की। तो फिर जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसे नहीं, स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में मैं ऐसे नहीं कि भाई आप बस सीधा कॉन्फिडेंट है और भाषण देने लग जाते हैं। तो एक घटना अगर मैं बताऊं कॉलेज की, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। तो कॉलेज को पूरे 6 महीने पूरे हो चुके हैं और हम किसी ट्रिप के लिए कहीं गए हुए हैं दिल्ली में। तो वहां पे मैंने किसी से पूछा कि भाई कितना टाइम हुआ है। तो 2-3 लोगों ने सुन लिया हमारे क्लास के, उन्होंने कहा अरे ये बोलती भी है, हमें लगा ये गूंगी है। मैं कभी कुछ किसी से कोई बातचीत नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों से बातचीत ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वगैरह इस प्रकार से हेजिटेशन थी बहुत सारी। लेकिन बाबा का बनने के बाद आपको पता है हम बोलते ही रहते हैं, राइट। हमें हमें हमारा काम ही बोलना है फिर। तो बिल्कुल एक तरह से एकदम अलग सफर शुरू हुआ जैसे बाबा का बनने के बाद। लेकिन फिर अभी मैं आ जाती हूँ बहादुरगढ़ में, जैसे कि आपने बताया। तो खैर इसीलिए मैंने कहा कि शुक्र है कि आज मुझे ये मौका मिला वो समय बताने का जो कि पिछली बार छूट गया था। तो जैसे मैंने पिछली बार बहादुरगढ़ की बात की कि मैं वो एक दिवाली की सुंदर रात थी और मैंने सेंटर में प्रवेश किया और वहां जाकर के मैंने 3 चेहरे जो देखे जो कि मेरे दिल में बस गए, वो है हमारी अंजलि दीदी, विनीता दीदी और रेनू दीदी। ये तीनों को मैंने देखा और यही मेरे जैसे कि ना एक एक एम बन गया। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि बहनों को देख करके मैंने कहा मुझे इन जैसा बनना है। तो यही बात है कि मैंने अपनी मदर को बिना कोर्स किए बोला मुझे इन जैसा बनना है। मुझे पता नहीं कि क्या सिखाया जाता है यहाँ पर, बट वो मेरे बहुत ही प्रेरणादायी मुझे लगा उनका जीवन देख करके कि वो सादगी है, लेकिन सादगी के साथ साथ एक शक्ति है। वो शक्ति ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उस सादगी ने। तो फिर प्रोसेस शुरू हुई भाई, अपने कोर्स किया जो मैंने पिछली बार बताया, कोर्स किया और फिर कोर्स करने के बाद फिर बहाने शुरू हुए सेंटर पर कैसे भी करके आने के, घर वालों को चकमा दे करके, या फिर भाई कभी ना कभी वो बोलते नहीं नहीं घर में ये काम है, लेकिन हम ऐसे ही जैसे कुछ भी बोल के नहीं नहीं हमें सेंटर पे जाना है, बहुत जरूरी काम है, चलो ठीक है, हमें भेजते रहते थे। और फिर शुरू हुआ नहीं नहीं एक रात रुक के आना है। हाँ, ऐसे 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 बहाने होते हैं ना, एक रात बस मम्मी एक रात, ऐसे ऐसे मदर भी ज्ञान में है, लेकिन फिर रुकना वो लंबी प्रोसेस हो जाती है, रात के वक्त रुकना और सब। खैर शुरू हुआ, जाना शुरू हुआ और मुझे अंदर एक बात बहुत खटकती थी सदा कि जैसे कुछ भी प्रोग्राम होता था सारी सेंटर की दीदियां तो चली जाती थी ओआरसी इधर उधर, लेकिन मुझे लगता था अरे मैं तो रह गई, मैं तो जा नहीं पाई, क्योंकि मैं तो घर पे हूँ या फिर किसी काम में या पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी जहाँ पे बिजी थी। तो मुझे वो चीज हमेशा लगती थी कि मैं छूट गई पीछे। तो बस वो लगता था नहीं नहीं आना तो एक है, इधर ही है, कैसे भी करके आऊं। और फिर जैसे भी, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि जब मैं एक स्कूल में जाती थी रोज बाबा को लेटर लिखती थी, बाबा मुझे ये सफेद साड़ी पहननी है, ये सफेद साड़ी मुझे पहननी है। और सारे जो स्टूडेंट्स थे क्लास के, जैसे मैंने बताया कि उनको मैंने कोर्स करवा डाला, सबको शिव बाबा बता दिया। और जो मिनेश भाई के पीछे जो शिव बाबा बना हुआ है मेरे पीछे भी, तो मैंने देखा कि अगले दिन स्कूल के हर दरवाजे पे शिव बाबा उन्होंने ड्रॉ कर दिया था। तो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन अंदर बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो शिव बाबा की प्रत्यक्षता थोड़ी सी हो गई लेकिन खैर वो भी घटनाएं पूरी हो गई। और फिर ट्रेनिंग पर जाना हुआ स्कूल से, तो खैर 2-3 महीने में गई थी, जैसे कि एक थोड़ा सा कुछ रिजल्ट का कुछ मैं वेट कर रही थी। और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई तो सेंटर से हमारे से सिर्फ मैं अकेली कुमारी गई। तो जैसे ही मैंने एक जैसे कुमारी के रूप में, टीचर तो बाद में हम आए सेंटर पे, लेकिन एक बहुत ज्यादा प्यार का अनुभव मैंने किया, बहुत एक्स्ट्रा। मुझे पता नहीं कि हर सेंटर पे इतना ही प्यार हर कुमारी को मिलता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो मिला वो मेरे जीवन का, मैं कहूंगी कि आधार बनता चला गया। बहुत अनकंडीशनल प्यार, जैसे कि जैसे पलकों पे कोई रखता है एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो भाई बस मैं भी उस प्यार में आराम से मस्त जी रही थी और मुझे भेजा गया बहुत प्यार से
ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के बाद वापस अपने सेंटर पे आना हुआ। तो ट्रेनिंग के बाद आपको पता है बहुत उमंग उत्साह होता है और इतना आपके अंदर भर देते हैं ट्रेनिंग में, और इसी के लिए ट्रेनिंग होती है असल में, कि कोई डाउट्स ना रहे आपके अपने जीवन के लिए, आपको पता हो कि आप बहुत ऊंचा रास्ता आपने अपनाया है। तो वो सारी चीजें बहुत क्लियर होगी और सेंटर पे आ गए। तो अभी मैं वो घटनाएं बताना चाहूंगी जिन घटनाओं ने मुझे, जहां पर आज मैं हूँ, जहां पर हम ऐसे टफ कंट्रीज में सेवाएं कर रहे हैं, तो वहां पे आने के लिए हमें एक शक्ति मिली। शुरुआत वहां से हुई। तो जैसे जिस सेंटर पे मैं गई, बहादुरगढ़ सेंटर पे, तो नाम ही है बहादुर, तो वहां पर सच में बहुत ज्यादा अनुशासन, बहुत ज्यादा, और अनुशासित जीवन जीना मेरे जीवन में, मेरे खून में है शुरुआत से ही। स्कूल एंड कॉलेज एंड एवरीवेयर, हॉस्टल, हमेशा हर चीज टाइम पे। तो वो अनुशासन यहाँ पे एक दूसरे लेवल पे था। अब अनुशासन में डिविनिटी थी, एक दिव्यता थी, भगवान था इस अनुशासन में। तो एक अलग लेवल पर हम आ गए, और हमारे सेंटर को ओआरसी में भी और सब जगह कहा जाता है आज भी शायद, कि भाई ये तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, कि आप अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है सेंटर पे रहने की, तो वो बहादुरगढ़ में जाके रह सकता है। तो मैं कहूंगी कि इस ड्रामा में मुझे उस सेंटर पर जाने का मौका मिला, ताकि मैं यहाँ पर इन देशों में आकर के भी, वो अगर कोई टफनेस मुझे अगर फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उसको आसानी से कर। टफनेस का मतलब है वो अनुशासन, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बात याद है, अगर किसी बहन को ब्रेक लेना होता था दिल्ली जोन में, तो भी वो हमारे सेंटर पर ही आती थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक सख्ताई और एक एक हम कहेंगे लाइटनेस, हल्कापन का बहुत सुंदर बैलेंस था। तो वो एक एक मुझे लगता था कि यही सबसे सुंदर जीवन है, और मुझे सब एकदम बहुत खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है, और कोई शिकायत नहीं जीवन से। जैसा मैंने कहा, प्यार बिल्कुल अथाह। और हमारी जो दीदी है, अंजलि दीदी, उन्होंने जो मुझ पे विश्वास किया, तो उस विश्वास ने मुझे वो आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। असल में उन्होंने मुझे, ध्यान है, मुझे सेंटर पे आए सिर्फ 1-2 महीने हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा आप ना ये अलग अलग कोर्स करवाना शुरू करो, ये एसएमएल और ये सब उस समय बहुत चलते थे। तो मुझे लगा अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता है, ये दीदी मुझे कितना पुश करती रहती है हमेशा कि ये करो वो करो। लेकिन खैर, वही बातें मदद करती हैं। और एक चीज और, कि इतना ब्रॉड माइंड, इतना बड़ा, एक कहेंगे बुद्धि, एंड ऑल्सो मैं कहूंगी बड़ा दिल, कि हर सुबह सुबह मुझे कहा जाता था कि ये कार है सेंटर की, और ये ड्राइवर है, और कोई माता को लो आप और जाओ, जहां भी आपको जाना है, जिस भी ऑफिस में आपको सेवा करने जाना है, जाओ। आप सेंटर पे नहीं रहो, इधर ऐसे बैठे नहीं नहीं रहो, आप जाओ, निकल जाओ, जाओ कुछ भी करो। लेकिन ऐसी जैसे मैं कहूंगी कि एक पंछी को उड़ने के लिए जैसे खुला आकाश दे दिया जाता है, आप जाओ। तो उस समय मीडिया की सेवाएं शुरू शुरू की, जैसे मैंने, क्योंकि मैंने बताया जैसे पिछली बार जर्नलिज्म किया था, तो उस हिसाब से जाना हुआ और बहुत सारी सेवाएं हुई। और दीदी ने भी ट्रेनिंग के देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे जब शुरुआत में हम जाते हैं ना, तो भैया दीदियों को एक लगता है कि इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए। तो 2-3 घटनाएं मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि जैसे हमारी एक विनीता दीदी है, वो कोर्स करवा रही हैं, तो अंजलि दीदी बोलती थी चलो इनके साथ जाके बैठो। जैसे कुवैत में भी यही होता था, और यहाँ पर भी चलो बैठो इनके साथ और सीखो कैसे करवाया जाता है। तो हम बैठ के सीख रहे हैं भाई। और उसके बाद फिर एक बार की बात है, प्रदर्शनी कहीं लगाई हुई थी, एक एक कहीं पर, एक सोसाइटी में कहीं पर। तो उस समय मैं सेंटर पे नहीं थी, पर ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वहां पर थे, और दीदी ने कहा, हमारी बड़ी दीदी ने कहा जाओ ये प्रदर्शनी समझाओ। वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने कहा अरे मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पर अब ना कहना तो अलाउड नहीं है ना, अपने को ना तो अलाउड नहीं है, अपने डिक्शनरी में नहीं हो सकता।
तो दीदी ने कहा जाओ उस लास्ट चित्र पे आप जाके खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा ओके दीदी, मैं ऐसे ऐसे कांप रही हूँ मैं, हाँ मैंने कहा ओके दीदी जाते हैं, अब जाना है, अब गहरे समुद्र में फेंका है तो जाना ही है। वो 10-15 लोगों का जो एक झुंड है आता जा रहा है मेरी तरफ, और वो फिर आ गए जो चित्र मुझे समझाना है। और फिर मैंने देखा जिससे मुझे और भी मेरे दिल की धड़कनें फास्ट हो गई। दीदी ने मेरे पीछे एक दूसरी बहन को खड़ा कर दिया, जैसे बाबा कहते हैं ना सुनो ये क्या बोल रहे हैं। तो अब जो मुझे 1-2 लाइनें पता था मैं वो भी भूल गई। खैर मुझे क्या बोलना है पता नहीं, पर फिर भी कुछ भी मैंने बोला, समझाया उनको, मुझे खुद ही नहीं पता क्या समझाया। खैर तो सभी लोग चले गए और उसके बाद एक भाई रुक गए उनमें से। तो उन्होंने मुझे कहा आप ना थोड़ी और प्रैक्टिस करो अभी। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह के हमें जिज्ञासुओं से जब फीडबैक मिला और एक प्रेरणा मिली कि अच्छा ओके हमने कुछ ठीक नहीं समझाया, हमें अभी सीखना है समझाना। तो फिर पढ़ाई शुरू की, मेहनत करनी शुरू की खुद पे। और फिर आपको पता है सेंटर पे तो फिर दिन रात, भारत के सेंटर्स पर तो ये बात 2003 की है, तो आने जाने वाले लगे रहते हैं, 10 लोग आ रहे, 15 लोग आ रहे हैं, और फिर तो बस जैसे प्रैक्टिस होती ही रहती है। और फिर ये सब चीजें चल रही थी और साथ साथ उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समस्या घर पे हुई जिसके कारण से मुझे सेंटर से कुछ समय के लिए जाना पड़ा। कुछ मदर बीमार थी या जैसे भी कुछ घटनाएं घटी। तो जब मैं वापस गई और उस समय फिर मैंने स्टूडियो ज्वाइन किया, क्योंकि स्टूडियो से मैं वापस घर आ सकती थी, जो भी मुझे संभालना था, जो ड्यूटी थी वो करने के लिए। लेकिन वो स्टूडियो की बातों पर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन जब जब वो घटनाएं पूरी हो गई घर की और मुझे लगा कि अब मुझे वापस घर स्टूडियो सॉरी मुझे वापस सेंटर चला जाना चाहिए, तो वो जो घटना है वो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि वो भी एक छप गई थी मन में कि कैसे। क्योंकि देखो जब कोई सेंटर पर जब रहने लग जाता है तो उसको फिर घर का जीवन उस हिसाब से सूट भी नहीं करता। अब घर में कोई है नहीं जो आपको ऑब्स्टेकल डाले या फिर विघ्न डाले, लेकिन फिर भी वो अनुशासन वैसा नहीं रह सकता है जैसे सेंटर पे होता है। फिर मैंने कहा ओके मुझे तो जाना है वापस, अभी तो जाना है, अभी शायद 1 साल या जितना समय मुझे हो गया, पूरा हो गया मेरा काम, अभी मुझे जाना है। और ये डिसीजन मैंने लिया मधुबन में। मैंने कहा आई हैव टू गो बैक नाउ। बेशक मैं स्टूडियो जाऊंगी लेकिन सेंटर से स्टूडियो जाऊंगी। तो क्योंकि मुझे पता है मेरा भला इसी में है, घर में रह के नहीं, मेरे जीवन की सार्थकता सेंटर से है। तो वो सारी चीजें क्लियर हैं। लेकिन एक माया भी अपनी तरफ खींच रही है। घर में अच्छा है ना, कंफर्टेबल है ना, किस लिए जाना है। अब तो ज्ञान में हो, कोई रूल्स भी ब्रेक नहीं करते हो, सब कुछ चल रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत करके अंजलि दीदी को बताया, दीदी मैं वापस आ रही हूँ सेंटर पे। तो दीदी ने तो वही खुले दिल से कहा आओ, और एक एक दिन भी फिक्स कर दिया हमने कि हाँ उस दिन आपको आना है। तो फिर मैंने वो सुबह भी आ गई जब मुझे जाना है। तो बस दिल में लग रहा है अरे जाना है आज, ओह अब मुझे पता है मैं वापस नहीं आऊंगी, अब मुझे पता है वापस नहीं आऊंगी, अब मैं कभी जैसे इस हिसाब से नहीं आऊंगी। लेकिन सुबह की दोपहर हो गई है और धीरे धीरे मम्मी भी मुझे कह रही है भाई आप जाओ, क्या कर रहे हो, निकलो अभी जाओ। फिर मैंने कहा हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ। फिर मैं डिले करती जा रही हूँ, जाना भी है लेकिन कुछ चीज पता नहीं क्या रोक रही है। और उसके बाद शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, सेंटर से भी फोन आया आप आ रहे थे ना आज। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ दीदी आ रही हूँ। और रात के 9 बज गए। मैंने कहा नहीं नहीं जाना तो आज ही है, मुझे पता है अगर आज का दिन बीत गया तो नहीं, फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर कैसे भी करके और रात के 10 बजे मैं सेंटर पे पहुंची। मैंने उनको फोन कर दिया था कि मैं आ रही हूँ बस। और मुझे इतने खुले दिल से, खुली बाहों से मैं कहूंगी गले लगाया उन्होंने, और जैसे कि मुझे अपनाया फिर से कि भाई आ गए आप रात को इतना लेट करके, और इतना आप हमें ऐसे तंग करके आप आ रहे हो रात को। लेकिन और वो जो लम्हा था, उस समय जो मुझे थॉट आया था वो यही था, मैंने कहा कि अब अगर मैं शरीर छोड़ दूं बस सब ठीक हो गया। अब मैं वापस आ गई हूँ, अब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक है, अब मैं जहां मुझे आना चाहिए था मैं आ गई हूँ। तो वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो फीलिंग थी उस समय।
खैर वो भी एक नया दौर शुरू हुआ, और जो प्यार मुझे उस समय मिलता था, मुझे लगता था जब मैं स्टूडियो से वापस आती थी सेंटर पे, मुझे लगता था मैं कौन से तीर मार कर आई हूँ जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं लोग। भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है ना, इतना प्यार, इतना प्यार। और बहुत एक्स्ट्रा, मैंने मुझे याद है कि मैं सोचती थी कोई राजकुमारी, कोई प्रिंसेस तो शायद बाबा बनाएंगे फ्यूचर में, हम तो अभी से वो जीवन मिल रहा है, इतना प्यार सबका। और जैसा कि मैंने कहा, वो सारा प्यार जो है, वो सारा अनकंडीशनल लव, वो आत्मा में समाता जा रहा था, और कहीं ना कहीं एक नए चैप्टर की के आरंभ के लिए वो एक मुझे तैयार कर रहा था। तो ये सब होता रहा, और अभी मैं स्टूडियो पर आ जाती हूँ। और एक चीज और, इतना मुझे वो प्यार जो मिलता था, मुझे ध्यान है अगर मैं कभी अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल जाती थी, तो कोई ना कोई पीछे से भाग भाग के जो भी बस स्टैंड पे मुझे देने के लिए दीदियां भेजती थी। तो मुझे लगता था कैसे हम ऋण चुकाएंगे इनका, कैसे। तो हमेशा ही वो एक बहुत प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा मन में उनके लिए रहता है, आज तक भी हमेशा रहेगा, ये चीजें कोई जाने वाली तो नहीं है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ स्टूडियो पर। तो स्टूडियो में कुछ बातें पिछली बार मैं नहीं बता पाई थी समय के अभाव में, जो मैं आज बताना चाहूंगी। कि स्टूडियो में जैसे मैंने कहा कि पिछली बार शायद मैंने बताया कि मेरी सेवाएं बहुत सारी इस प्रकार की सेवाएं थी। मैंने कहा झाड़ू पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने से लेकर वॉइस ओवर, शूटिंग, सब कुछ हम करते थे, क्योंकि नौकरी नहीं है, सेवा है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो उस समय बहुत सारे काउंसलिंग की बातें होती थी, लोग बहुत फोन करते थे। जब जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता था, शिवानी बहन कनुप्रिया का जो मैंने बताया पिछली बार, तो उस समय कुछ 3 फोन नंबर्स हम दिखाते थे, और वो फोन हमेशा मेरे पास रहते थे, 5 फोन मेरे पास रहते थे, और वो बजते रहते हैं, हम उठाते हैं, कोई रो रहा है उठाते हैं, हम हेलो कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो लोगों में इतनी समस्याएं और इतनी सारी, तो बाबा ने, अब आज मैं सोचती हूँ कि वो काउंसलिंग, किसी को किस प्रकार से आपको डील करना है, वो ट्रेनिंग मुझे वहां से मिलनी शुरू हुई ऑटोमेटिकली। और हम बात कर रहे हैं, मुझे ध्यान है जब मैं बस में जा रही थी, मैं किसी को बता रही हूँ कि आप ना ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम 7:30 खत्म होता था, उसी समय मैं बस में होती थी और फोन उसी समय आते थे। तो मैं फोन अटेंड कर रही हूँ, तो 2-3 लोग जो आसपास सुन रहे थे, वो कहते आपने कहाँ से काउंसलिंग की स्टडी की है। तो फिर मैंने कहा तो बाबा के बच्चों को तो यही चाहिए, फिर ब्रह्मा कुमारी और ये सब शुरू हो जाता था। तो हर पल ऑटो में हूँ, ऑटो में सेवा चल रही है, फोन पे फोन। तो शिवानी दीदी हमेशा बोलती थी कि देखो, खुद को बचा कर रखो, क्योंकि जो फोन करने वाले लोग हैं, कोई भी आपको ऐसे फोन नहीं कर रहा है, अरे हेलो मैं बहुत खुश हूँ, राइट। सभी किस लिए फोन कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के। तो हमें अपने आप को वो नेगेटिविटी से, वो अपने आप को बचाने का भी, जैसे हम कहेंगे, प्रेरणा मिली या शक्ति मिली या ट्रेनिंग मिली। आपको सुनना भी है, आपको सॉल्यूशन भी देना है, लेकिन डिटैच भी रहना है। तो वो सब चल रहा था, और बाबा का जो प्लान चल रहा है कि हमें वही चीजें बाद में करनी थी, इसलिए वो बेस बन रहा है वहां पे। और फिर क्या हुआ कि इस प्रकार से 2 बातें और मैं बताऊंगी, जो कि बहुत लोगों को, भाई बहनों को, शिवानी बहन के बारे में जानने का बहुत उत्सुकता रहती है। तो जो 2 पर्सनल एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी। जैसे एक बार दीदी से कुछ बातचीत चल रही थी, और मैंने कहा कि मैंने कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसा शब्द तो नहीं कहूंगी, ऐसी कुछ बात बोली कि जो बोलनी नहीं चाहिए थी, रूड थी वो बात, पोलाइट नहीं थी वो, ठीक बात नहीं थी शायद। लेकिन जैसे मैंने बोला दीदी को, और मुझे लगा अरे ये तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ये तो गलत किया मैंने, ये तो बहुत गलत किया मैंने, ये तो, जैसे रियलाइजेशन एकदम से हो गया। तो दीदी भी चली गई, मैं भी चली, क्योंकि शाम का वक्त था, सब चले गए स्टूडियो से। और मैंने दीदी को फिर मैसेज भेजा उसी वक्त। मैंने कहा दीदी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ये बात बोली। तो मुझे ध्यान भी नहीं क्या बोला, लेकिन मुझे ये सार याद है उस घटना का। तो दीदी का एक ही मिनट के अंदर जवाब आया। दीदी ने कहा सॉरी बड़ी बात नहीं है, सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी अवस्था को अच्छा रखो, ऊंचा रखो, वो जरूरी है। आप मुझे सॉरी बोलो नहीं बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बातों से। तो उन्होंने उस समय भी मुझे
अवस्था को बनाए रखने की प्रेरणा दी। और उसके बाद एक चीज और जो आपको उनकी पर्सनैलिटी का मालूम पड़ेगा कि जैसे होता है ना कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए होती है किसी ऑफिस में, सारे लौकिक लोग हैं जैसे मैंने बताया, तो किसी बॉस को आप अगर भाई कोई बीमार है इस प्रकार से आप छुट्टी लेते हैं, और अगर आपको मैच देखना है, हाँ अगर आपको क्रिकेट मैच देखना है तो आप घर में आप अपने बॉस को क्या बोलोगे, सर मुझे ना वो मेरी माँ को लेके जाना है हॉस्पिटल में, ये तो बहुत बातें बोलते हैं ना लोग, या फिर भाई पत्नी को या फिर किसी को भी हॉस्पिटल का बहाना ताकि कोई ना कर सके। तो इस प्रकार से सब, एक भाई खास मुझे ध्यान है, उसकी शक्ल याद आ रही है अभी, वो हमेशा बोलता था किसी दूसरे से जब छुट्टी लेनी होती थी कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है किसी को या जो भी, पर शिवानी दीदी को जब वो बोलता था दीदी कल मैच देखना है, कल मैं नहीं आऊंगा, तो झूठ बोलना हम ही असल में प्रमोट करते हैं जब हम लोगों को स्वीकार नहीं करते कि भाई अ, हमें पता है हमें स्वीकार नहीं करेंगे, झूठ बोलो आसानी से काम हो रहा है ना, तो सच्चाई क्यों बोलनी। लेकिन उनसे हमने सीखा नहीं, जो कुछ भी है हम अपने आप को, हम जैसे हम वैसा का वैसा उनके सामने हम रख सकते थे। हमें पता है कोई जजमेंट नहीं होगी, आपके प्रति व्यवहार नहीं बदलेगा। होता है ना कि अगर किसी की कोई बात हुई, व्यवहार अगले 1 महीने के लिए चेंज हो जाता है लोगों का, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। सच्चाई, प्रेम, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, ये सब कुछ हमने प्रत्यक्ष देखा। और जैसा फिर मैंने कहा मैं कुवैत पर आ जाती हूँ क्योंकि वहाँ की बहुत सारी बातें सुनने के लिए, थोड़ी पिछली बार भी बातें हुई, कुछ मैं सेंसर करके ही बता पाऊंगी। खैर, तो जैसे कुवैत में जाना हुआ उसके बाद जैसे आपको बताया कि अरुणा दीदी से मुलाकात हुई स्टूडियो में, और फिर कुछ महीनों बाद वहाँ जाना हुआ। तो जब मैं वहां पे गई तो सब कुछ नया, और सबसे पहले जो मुझे शॉक लगने वाली बात लगी, पता है वो क्या थी? अब आप भारत में जब कोई आता है तो क्या करते हैं, नया कोई इंसान आता है हम तो भाई यही करते हैं, आओ भैया बाबा के कमरे में बैठो, राइट, ये तो करते हैं ना हम सभी, बाबा के कमरे में बैठो। अब वहां पे बाबा और कमरा ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीजें हैं। बाबा कौन बाबा, और कमरा ये क्या होता है? बाबा के कमरे पे तो हमेशा लॉक लगा रहता था, और लॉक भी कैसा, नंबर लॉक जो हमें ही पता रहता था, 1936 ये नंबर था उसका तो कोई जैसे कि जिसको हमें प्रत्यक्ष करना है उसको हम हमेशा छिपा के रखते थे। देखो कैसे कैसे, लेकिन खैर वो भी देख देख के लगता था हर दिन एक नई चीज देखने को मिलती थी। और वहां जाकर के ये चीजें क्लियर हुई कि जैसे होता है ना कि भाई आप भारत के सेंटर्स पे होता है स्टूडेंट्स इतने ज्यादा और स्टूडेंट्स कम, और एरिया, ये कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं। क्योंकि चलो कुवैत का ही अगर आप उदाहरण ले लो, कुवैत में एक ही सेंटर है तो एरिया वो ये सब बातों से बहुत हल्का है सब कुछ वहां पे। और स्टूडेंट्स तो अगर आप इजिप्ट की बात करो जहाँ पे मैं हूँ इस समय, ज्यादा कम कंपटीशन। अब हमारे पास मैं आपको बताऊं, 3 महीने से मैं यहाँ पर हूँ अभी, और एक बहन आती है, वो भी पिछले 10 दिन से आनी शुरू हुई है। जैसा मैं पिछली बार बताया था मैंने कि आपको अपने आप को खुद ही पालना देनी होती है। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप उनसे बातचीत कर रहे हो थोड़ा मन बहल रहा है, नहीं, आपको बहुत स्ट्रांग होकर के। तो वो बहन आ रही है, मैं तो कहूंगी कि 1.5 स्टूडेंट्स ही हैं असल में, नॉट 2, 1.5। हाँ, इस तरीके से हालात हैं। लेकिन वहां पर जो है जैसे मैंने बताया कुवैत में तो, और आपने अरुणा दीदी के जो उनका जो आपने सुना होगा जो एक्सपीरियंस उनमें उन्होंने बताया भी था कि जानकी दादी जी ने खास ये बात बताई थी कि आप वहां पे किसी को कन्वर्ट करने नहीं जा रहे हो, आप इन देशों में या कहीं भी आप जा रहे हो तो ये संकल्प ना हो ये बदल जाए, ये बीके बन जाए। ये बहुत छोटे संकल्प हैं, ये बहुत हमें बांध देते हैं एक लिमिट में, एक सीमित नहीं।
हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा का संदेश देने जा रहे हैं और बाबा से उनको जोड़ने जा रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है, ना कि वो कन्वर्ट और बीके और बैज और वाइट, नहीं, ये सब बातें नहीं। तो बहुत इस खुले दिल से, और अपने भारत में क्या होता है, पहले हम सेवा करते हैं, फिर लोग संबंध में आ जाते हैं। जैसे हम आए हैं, कोई लोग, हम उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, फिर संबंध में आते हैं, फिर क्लोज आते जाते हैं। अब वहां पर और यहाँ पर जो सेवा का तरीका है वो बिल्कुल अपोजिट है। आप पहले संबंध बनाते हो, आप बहुत उनके करीब जाते हो, आप पहले उनके फ्रेंड बनते हो, तब जाकर के कहीं ना कहीं उनका दिल थोड़ा सा खुलता है आपके लिए, और फिर आप जो बताना चाहो या ज्ञान जैसे भी सुनाना चाहो आप सुना सकते हो। तो ऐसे तो सारे उदाहरण असल में ऐसे ही हैं, जो भी अगर एक एक करके मैं याद कर रही हूँ भी मन में, कि सारे किसी भी देश के हैं। कोई एक बहन है साउथ अफ्रीकन है, और कोई इजिप्शियन है, वहां पे कोई अलग अलग देशों के हैं। तो सबको पहले आप अपना एक फ्रेंड बनाते हो, उनके दिल को जीतते हो। ऐसे नहीं वो टीचर और स्टूडेंट और अलग बैठो और चलो ये कोर्स करो, और नहीं, बहुत बहुत अलग। हमें भी अपने मन को बहुत ब्रॉड करके हम हमें उनको डील करते हैं। तो जैसे कि वहां पर आपको पता है कि एक बहन थी वजीहा, अगर आप जानते हैं, तो वजीहा बहन ने ही शुरुआत की थी वहां पर सेंटर की। उन्होंने कोर्स किया और जैसे वो उन्होंने शुरुआत की। तो जब मैं इस साल 2011 में वहां पर, तो उसी साल एक्चुअली उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और कुछ 6-7 महीने उनके साथ रहने का मौका मिला था। तो उन 6-7 महीनों में ही हमने उन बहन से यही सीखा कि कैसे जो बाबा कहते हैं इतने पर्दों में छिपे रहते हैं, और ये सारे कितने सारे पर्दे पार कर करके हटा हटा के ये बाबा के बच्चे बनते हैं। तो हम देखते हैं कि तकरीबन ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत अरबपति जैसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक संस्कार होता ही है कि अगर कोई इंडियन, उस समय जैसे इंडियन वहां पे जो नौकरी पे जाते हैं, वो छोटी मोटी नौकरी पे होते हैं, कोई बहुत बड़ी नौकरी पर भी है, लेकिन जो ज्ञान में जो चलने वाले आते थे, जैसे थोड़ा सा मजदूर टाइप या इस तरह के, लेकिन हम देखते थे वजह बहन किसी को भी इस प्रकार की फीलिंग नहीं आने देती थी कि आप छोटे हो, कौन हो आप, नहीं। हर किसी को जैसे हाथ पकड़ के ऐसे प्यार कर रही है, गले लगा रही है, और जैसे कि ना हर किसी को ऐसे ना ट्रांस जैसे में चले जाते थे लोग कि कितना प्यार हमें कर रही है ये इतनी बड़ी बहन, इतनी जैसे सीनियर ज्ञान में भी है वो सीनियर उस समय, और उसने एक निमित्त बनी है वहां पर सेवाओं के, और ऐसा प्यार, इतना अनकंडीशनल प्यार। और हमने देखा वजीहा बहन के साथ जैसे जब भी बातचीत होती थी, खासकर उन बहनों की यही हमने बात देखी, या तो वहां से निकलेंगे नहीं ज्ञान में, अगर निकलेंगे तो बहुत फास्ट जाते हैं फिर। तो वहां पर मोना बहन, एक शेखा बहन है, और वजिया बहन, हमने इन तीनों को देखा। जब भी हम उनसे बात करते हैं, आज मुझे 10 साल हो गए इनके साथ, 2 बहनों और वो एक वजिया, जब भी हमने बात की सिर्फ बाबा और सेवा, इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं कभी हमने। कोई एक्स्ट्रा दुनियावी बात कभी चल रही है, बिल्कुल नहीं। धारणाओं की बातें, या फिर हम कहेंगे कि किस प्रकार से किसी भी जो बाबा के जो मुरली आती है उसको कैसे एक्सप्लेन, अब आपको पता है लक्ष्मी नारायण, ये सारी बातें भारतीय बाबा के बच्चों के लिए कितनी आसान है। अब कोई इस्लाम धर्म के इंसान को आप बता रहे हो लक्ष्मी नारायण बनना है आपको, वो सोचेंगे ये क्या चीज है भाई, उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं है। अब कोई 52 अवतार और ये और वो कितनी सारी कहानियां, लेकिन मजाल कभी उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया हो नहीं। बताओ, हमें सीखना है ताकि हम सिखा सकें। और भारत के लोगों में, हम में, क्योंकि वही होता है ना, भाई हमें तो सब पता है, हमें तो सब पता है, वही वाली फीलिंग में हम कई बार डीप नहीं जा पाते। वो लोग हमें नहीं पता, बताओ, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज हमने देखी कई बार। मैं जब भारतीय जो बाबा के बच्चे आते हैं वहां पे, मैं उनको बोलती हूँ जरा संभल के, बहुत आगे जा रहे हैं आप दूसरे वाले, कभी आप अपने ही नशे में रहो और देखो कि वो बहुत आगे निकल गए। और हम देखते हैं निकलते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं।
और फिर क्या है कि जैसे मैंने बताया, जब हम कोर्स करवाते हैं उनको, तो अब जैसे मैंने पिछली बार बताया, दीदी से सीखा कैसे कोर्स करवाना है, ये सारी बातें हुई। तो एक दो इंसिडेंट जो हुए वो बताऊंगी मैं आपको। जब हम आत्मा का लेसन बताते हैं, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक नॉर्मल सीक्वेंस यही है कि 25 लोग मान लीजिए आए हैं कोर्स करने के लिए, तो आप कोर्स को ऐसा नहीं 7 डेज कोर्स और 7 घंटे का कोर्स, इस तरह से कुछ नहीं है। वो आए हैं, आप उनको आत्मा का लेसन ही 4-5 दिन ऐसे चलता है, इस तरह से सब चल रहा है, लेकिन आत्मा के लेसन को सब स्वीकार करते हैं। अब जब परमात्मा का लेसन आता है, तो हमें पता है अंदर में कि आज कोई धमाका होने वाला है। हाँ, कोई ना कोई कुछ करेगा, आज बताएगा हमें, कुछ बोलेगा। पर जैसे मुझे ध्यान है, एक बार मुझे बाबा का लेसन देना था, और मैंने मन मन में मैं बाबा से बात कर रही हूँ, 5 मिनट बाद ही कोर्स है, सब आ गए हैं 20-25 लोग, और सभी उस हिजाब वाले और इस प्रकार से हैं कि बाबा आज आपका ही नाम है, आप देख लेना। अभी आप, मुझे पता है कि ये कोई ना कोई कुछ कहेगा। अब ना तो बाबा कहना, ना शिव कहना, ना परमधाम कहना, भाई बताना क्या है, फिर आप ही बताओ। फिर मन में आया कि कुछ भी करके बाबा, कम से कम अगर मान लो कल इनमें से कोई ना आए, पर मुझे तो ड्यूटी है कि मैं इनको बताऊं कि आपका पिता है वो, और ये सबसे खतरनाक बात है वहां पे, सबसे खतरनाक। हाँ, लेकिन अब बताना भी है। तो तो अंदर से ना मुझे है कि देखो, बी रेडी। हाँ, कोई भी आज आपको कुछ कहने वाला है क्लास में, तो ठीक है। तो मैंने कहा कि अंदर से देखो, मुझे पता है अभी कुछ होने, मैंने कहा और ये है पॉइंट ऑफ लाइट है, नूर है, अल्लाह नूर है, और ये हमारे पिता है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो इतने में एक बहन खड़ी हो गई, कहती क्या बोल रहे हो आप ये सब। तो फिर जैसा कि जब हमें पता है कि कुछ होने वाला है, तो रिएक्ट तो हम करते नहीं। आई वॉज तो रेडी कि हाँ मुझे पता है ये सब होगा। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ। तो उसने कहा नहीं, पिता नहीं है वो। तो फिर मैंने कहा ओके, तो आप बताओ फिर कैसे आप उनको याद करते हो ताकि सबका भला हो जाए। तो अब इस बात का तो उत्तर किसी के पास है नहीं ना। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर कहती नहीं नहीं, जो भी है मुझे जाना है, मैं नहीं करूंगी ये। वो चली गई बीच में से छोड़ के कोर्स। और फिर हमने कंटिन्यू किया कोर्स। सारे लोग थोड़ा शॉक हो गए 1 मिनट के लिए, फिर सभी लोग मस्त हो जाते हैं, कोई बात नहीं, जो हमें करवाओ आप कोर्स। फिर वही बहन मुझे 1 महीने बाद मिली, बाहर मैं कहीं गई हुई थी, तो मुझे पीछे से किसी ने ऐसे हाथ लगाया। मैंने कहा अरे आप तो कहती है ध्यान है, मैं आप कोर्स करवा रहे थे। मैंने कहा हाँ मुझे ध्यान है। और मैंने अगली बात बोली कि आज फिर से कोर्स है, आ जाओ। तो बोलती है नहीं, बस मुझे आपको सॉरी बोलना था, वो सही बोल रहे थे आप, वो तो क्रिएटर है ना, तो पिता ही हुआ हमारा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप फिर से आओ। और देखो बाय चांस उसी दिन कोर्स था, और मुझे मन में एक बात थी कि बाबा वो आपके घर से चली गई, और 1 महीने बाद मुझे वो मिली है, और वही लेसन फिर से चलने वाला है किसी दूसरे ग्रुप के लिए। और वो बहन फिर आई, तो एक मन में संतुष्टता हुई, शांति मिली कि चलो आ गई, अभी जुड़ गई फिर से। खैर फिर वो आते हैं नहीं आते हैं वो उनका अपना पार्ट है। फिर इस प्रकार से, लेकिन जैसे भारत में मैंने कहा काउंसलिंग की सारी जो बातें चलती थी, बातचीत, समस्याओं से कैसे हमें सुलटना है या निपटना है या सामना करना है, तो ऐसे ही कुवैत में भी जैसे मैंने कहा कि आप सीधा नहीं, आत्मा परमात्मा विनाश सामने खड़ा है और आ जाओ, और इस प्रकार से नहीं, तो काउंसलिंग, बस बातचीत, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं। आप अगर देखो इन देशों में जहां पर भी बहुत ज्यादा पैसा है, या तो जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल 0 लेवल पर है। संबंधों में बहुत ज्यादा हालत खराब है। और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था एक वहां जाके देखना कि 10 में से 8 लोग डिवोर्स्ड हैं। 2 पति पत्नी आज तक कोई साथ कोर्स करने आए हों, आज तक मैंने नहीं देखा, आज तक। तो इस प्रकार का एक अकेला जीवन, अकेला अकेला है, लेकिन बाकी सब कुछ है पर संबंध नहीं है। तो समस्याएं भी वहीं पर हैं, लोग रोते रोते आते हैं। और एक बहन ने फोन किया, तो ये भी एक उस सोसाइटी की मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से एक असलियत है। तो एक बहन ने फोन किया और उसने कहा मुझे आना है, मुझे किसी ने बताया हारमनी हाउस में ऐसा ऐसा है, और मैं कुवैती हूँ, और मुझे पता चल गया उसके बातों से कि वो कुवैत के है।
तो भाई हम भी ऐसा करते हैं कि मैंने उसको बोला कि अच्छा आप ना थोड़ा वेट करो, मैं आपको किसी कुवैती बहन से, एक कुवैती टीचर से मैं आपको आपका कनेक्शन करवा देती हूँ। कहती नहीं नहीं नहीं, कुवैती नहीं चाहिए मुझे, आप कहाँ के हो? मैंने कहा मैं तो भारत से हूँ। कहते मुझे भारतीय ही चाहिए, मुझे कुवैती नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? फिर बाद में जब उसने तो उस समय तो बताया नहीं, पर बाद में जब वो आई तो कहती है नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरी समस्या किसी कुवैती को पता चले। और क्योंकि इतनी छोटी सोसाइटी है ना कि एक को पता चलेगा वो सबको पता चल जाता है, हर एक को पता रहता है, वो पूछते हैं क्या है आपका सरनेम, एक सब जानते हैं एक दूसरे को। तो वो आकर के वो बहन, जैसे मुझे ध्यान है उसकी शक्ल अभी भी याद आती है, वो आई और दूर से आ रही है, झरझर आंसू बहते हुए, फर्स्ट टाइम मिल रही है, पहली बार मुलाकात हो रही है, आते ही रो रही है, गले लग रही है, कहती है बस मुझे ये समस्याएं हैं, मुझे पता है यहीं से मुझे समाधान मिलेगा। और फिर वो बहन कई महीने तक लगातार आई और बाद में वो कहती थी, अपना अनुभव सुनाती थी, जब आप मुझे ये सारी बातें बताते थे अच्छी तो लगती थी, लेकिन लगता था ये पवित्रा को कुछ पता नहीं है, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें आत्मा आत्मा बोलती रहती है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है इतने महीनों बाद कि कैसे हर चीज ने मुझे एम्पावर किया, सशक्त किया, और आज मैं समस्याओं का कैसे सामना कर पाती हूँ। तो ऐसे बाबा के बच्चे ना ऐसे एक माइक जैसे बन जाते हैं, बहुत ऊंचे घर से वो, फिर वो हर जगह जा जाके कईयों को भेजती है। और अ, अगर ना भी भेजे तो भी ऐसे लोग बाबा के कार्य में जब कोई विघ्न आता है तो वो बचाने के निमित्त बन जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं। तो काउंसलिंग की भी बहुत सारे, मैं सोचती थी कई बार कि ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, लोग ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं जो हमने कभी देखी नहीं, महसूस नहीं की। फिर मैं सोचती थी बाबा हम इसका जवाब कैसे देंगे, अभी आप ही बताओ। फिर अंदर से कुछ कुछ आ रहा है, हाँ, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि हम में इतनी अकल नहीं है ये जवाब देने की। उसके बाद अगर कोई पूछे तो पता नहीं क्या जवाब देना है, पर उस समय फिर भी हो जाता है। लेकिन खास बात इसके लिए यही है, आप अपने अहंकार को बिल्कुल साइड में करेंगे और बाबा को बिल्कुल सामने रखेंगे, शायद तभी पॉसिबल है ये। और ऐसा नहीं कि हमेशा हमारी ऐसी स्थिति रहती है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है, अवस्था है जो हम हमेशा कोशिश करते हैं। और जैसा पिछली बार मैंने कुछ बातें आपको थोड़ा सा इशारा दिया था, जब शिवानी दीदी आई थी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स कारण या कारण जो कि मैं आपसे रूबरू मुलाकात करूंगी तो बताऊंगी वो कैंसिल हो गए थे। और क्या हुआ कि एक प्रोग्राम के दौरान, जैसे शाम को 5:30 बजे प्रोग्राम है और 1 घंटा पहले हम, मेरी सेवा, हमारी सेवा होती थी, हम पूरे ग्रुप के साथ 4-5 लोग हम पहले जा करके सब सेटिंग करते थे। तो सेंटर से थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट दूर हम उस होटल में पहुंचे, बहुत बड़े होटल में, और हम बड़े खुशी खुशी, अरे आज तो 1000 लोगों ने रजिस्टर किया है, आज तो बहुत एकदम कमाल होने वाला है। और हम जैसे ही इस हॉल के पास पहुंच रहे हैं तो हॉल के दरवाजे ऐसे कोई बंद कर रहा था। मैंने कहा भैया भैया रुको, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है आज, अभी 1 घंटे में। उसने कहा नहीं आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उस समय पता चल रहा है हमें। हमने कहा हाँ, ऐसे लगा कोई सपना सा है एकदम अचानक। तो उसी समय दीदी को फोन किया गया और वो शिवानी बहन और ये सब भी सेंटर से निकलने ही वाले थे और उनको बताया गया। तो चारों तरफ फोन घुमाने शुरू किए, जो जो वीआईपी कनेक्शंस हैं जो भी, लेकिन और सारे इंडियंस जो हैं उनको तो पता है शिवानी बहन आई हुई है, जो सभी लोग, हमने निशान लगा दिया नीचे, पूरा एक पूरा पोस्टर भी लगा दिया कि ये प्रोग्राम कैंसिल है। कोई पढ़ नहीं रहा है उसको, घुसते जा रहे हैं। पूरा होटल फुल कर दिया उन्होंने, लॉबी फुल, 400-500 लोग वहां पे खड़े हैं और हम ऊपर हैं जहाँ पे हॉल है। मैं नीचे देख रही हूँ, अरे ये तो फुल है, ये क्या हो गया। शिवानी दीदी भी वहां पे आ गई, अरुणा दीदी, मोना बहन, शेखा बहन, सब आ गए और होटल के मालिक से बातचीत चल रही है। वो कहता है कि हमें तो, हम नहीं करवा पाएंगे आपका प्रोग्राम। तो फिर भी अब क्या करें, लोग तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं अपना फोन उठाते हुए मुझे डर लग रहा है, 80 मिस्ड कॉल, लोग पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या। लेकिन फिर भी अभी, अब ऐसी अवस्था में, ऐसी हालात में अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी
तो थोड़ी बहुत जैसे हमें थोड़ी सी परमिशन मिली कि होटल के मालिक ने भी कहा, वो भी हमारा बहुत पुराना जैसे बाबा के बच्चों का फ्रेंड था, तो उसने कहा देखो मेरे परमिशन नहीं है मुझे प्रोग्राम करवाने की, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट आपको देता हूँ। 10 मिनट उस होटल में, उस कमरे में, सॉरी उस कमरे में जो हॉल है, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, और आप लेकिन प्रोग्राम नहीं करो खड़े होके स्टेज पे हो जैसे कि माइक पे, बस आप थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो बिना माइक के। 500 लोग सामने हैं, शिवानी बहन और ये अरुणा बहन और सभी लोग यहाँ पे आ गए स्टेज के नीचे, स्टेज पर नहीं, क्योंकि वो कैंसिल है, प्रोग्राम ऑफिशियली कैंसिल है, और हमें पता नहीं इस भीड़ में कोई जासूस भी हो सकता है। तो वो लोग आए और सभी लोग इतना खुश होके बैठ गए, और शिवानी बहन से मुलाकात हुई, सब ने, दीदी ने बोला उनको, और प्रोग्राम का टॉपिक था माइंड एम्पावरमेंट, मन का सशक्तिकरण, ऐसा कुछ। तो 5 मिनट में दीदी ने, 10 मिनट में 5 मिनट तो सब लोग सेट हुए। 5 मिनट उन्होंने बोला, शिवानी दीदी ने, कि देखो सशक्त मन है आपका, दिख ही रहा है हमें, आप तो कितने स्टेबल दिख रहे हो सभी लोग, आपका तो मन सशक्त है। अब 5 मिनट में उन्होंने ऐसी बातें बोली, सभी बिल्कुल शांत। वो कहते हैं हमें हो गया हमारा भाषण, हमें नहीं चाहिए 1 घंटे का भाषण। इतनी संतुष्टता के साथ सब वहां से निकल के गए। और उसके बाद हम सभी बहनों को, सेंटर वालों को, हमारी कुवैती बहनों को फोन आ रहे हैं इस बारे में कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत संतुष्टि मिल गई उसी से, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो 5 मिनट हमने इतना फोकस से सुना, वो माहौल जिस प्रकार से आप लोगों ने उसको हैंडल किया, बस वही प्रेरणादायी था हमारे लिए। तो ये भी एक चीज जैसे बाबा के बच्चों से, या बाबा के जो भी जैसे हम निमित्त बच्चों से हमें सीखने को मिलती है, कि वो हलचल में आकर के ना हम बहुत चीजें गड़बड़ कर देते हैं कई बार, लेकिन वो जो मन की स्थिरता थी, वो जो फेस किया जो सिचुएशन, तो उससे बहुत लोगों को प्रभावशाली रहा वो। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो सेंटर के आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, कोई पुलिस है, कोई कुछ है, खैर वो सारी बातें अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत प्रकार के लोग हैं। तो एक बार दोपहर के 3 बजे होंगे शायद, उस समय बेल बजी। उस समय हमारी तीनों बहनें, सीनियर बहनें बाहर थी देश के, और मैं अकेली थी वहां पर। तो बेल बजी, तो अभी अभी अब सब बड़े बाहर हैं, तो हम अचानक बड़े बनना पड़ता है ना हमें फोर्सफुली, तो अब हमें सब कुछ देखना है। तो बाबा भी शक्ति देते हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो बेल बजी, तो मैंने जो घर में जो 1-2 लोग थे, मैंने कहा सब अंदर, बिल्कुल कोई बाहर नहीं, अंदर। मैं बाहर गई तो देखा 2 बहनें, बहुत यंग, बहुत 19-20 साल की टाइप, और आई, कहते हमें देखना है। तो उस समय हमारा वो बदनामी वाला दौर था तो मैं फिर अंदर से एकदम बाबा से बातचीत चल रही है, उनसे भी बातचीत चल रही है, बाबा से भी बातचीत चल रही है। और मैंने कहा बाबा ये सचमुच में वही है जो ये दिख रही है, या ये कोई और है? हाँ, एकदम बाबा से बातचीत चल रही है। और वो बहनें भी कह रही हैं हम थोड़ा कैमरे से शूट कर ले यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, नॉट अलाउड प्लीज, आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि किसी के घर में थोड़ी आप शूटिंग करते हो वैसे। तो कहते ओके ओके। फिर मैंने कहा आप आ जाओ, थोड़ा क्लासरूम जैसे वहां पे उनको बिठाया, तो उनके सवालों से साफ साफ लग रहा था ये वो नहीं है जो ये दिख रही है। तो बातचीत शुरू की जैसे, लेकिन फिर मेरे भी मन में यही बाबा से बातचीत चल रही है। मुझे एक ऐसा टचिंग सी आ रही थी, कहीं ये कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रही है अंदर ही अंदर, रिकॉर्डिंग की तो चल सकती है ना, तो सीक्रेटली। तो मैं भी ना ऐसे उत्तर दे रही थी, बिल्कुल जिसका ना हाथ ना पैर ना कुछ, जो हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। जैसे उसने कहा, एक सवाल बड़ा खतरनाक उन्होंने पूछा कि मेडिटेशन आपने कहाँ से सीखा? अब कैसे आपने सीखा? अब अगर इस बात का हम जवाब देंगे तो आप सोचते हो ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति, इंडिया, माउंट आबू, हाँ। फिर मैंने कहा कि तजुर्बा से, तजुर्बा है, तजुर्बा अरबिक वर्ड है, कि भाई बस ऐसी प्रैक्टिस से, अनुभव से, किधर किधर से। अब कोई क्या मेरे खिलाफ बोलेगा इस चीज को लेकर के, अच्छा तजुर्बा लिया है इसने जीवन का। तो वो कहती है ओके अच्छा। तो इस प्रकार से हमें जासूस टाइप लोग, पता नहीं, कई बार हमें बाद में पता चला कि कई लोग आकर गए हैं, हमें पता नहीं चला, और वो 20 लोगों के ग्रुप में थे।
और लेकिन क्योंकि एक एक शब्द, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कुछ भी चीज ऐसी नहीं आप, जैसे भारत में, जैसे मुझे ध्यान है दिल्ली में एक बार हमने पोस्टर लगवाया था, भारत में भगवान आए हैं, हाँ, खुलेआम चारों तरफ, और वहां पे आप भगवान नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, उसी को आप प्रत्यक्ष करने गए हैं। तो बहुत सारी इस प्रकार से घटनाएं घटती हैं जो हमें बताती हैं कि जो एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और बाबा की स्मृति, वो एकदम बाबा को सामने रख करके अपने सशक्त फॉर्म में आकर के ही आप ज्ञान देंगे। नहीं तो ऐसे ही आपकी अवस्था ही सेवा करती है, असल में आपकी अवस्था ही सेवा करती है। ज्ञान ध्यान ये सारी बातें भी बहुत लोगों को आजकल पता है, लेकिन जो प्यार उनको अनुभव होता है बाबा के घरों से। और ये जो दो बहनें हैं, इन्होंने बाद में मैंने देखा कि जो मेरे मन में जो मिक्स थॉट्स आ रहे हैं उनके प्रति कि बाबा ऐसा लग रहा है ये तो सच में वही है जो ये तो ठीक ठाक दिख रही हैं, फिर लग रहा है नहीं 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 वो नहीं है ये, और एग्जैक्ट वैसे उनके रिएक्शंस। उसमें से एक कह रही है अरे कितनी शांति मिल रही है यहाँ पे आके, असल में तो उनको शांति मिल रही है, और एक तरफ एक दूसरी बहुत सवालात की झड़ी लगा रही है, नहीं नहीं फिर कैसे फिर कैसे, फिर बाद में दोनों कहते हैं कुछ भी कहो शांति बहुत है यहाँ पे। तो वो अनुभव भी करके वो चली गई, और उसके बाद जैसे ही वो गई तो मैंने बहनों को बताया कि इस प्रकार से, जो कुवैती बहनें उनको बताया, तो उन्होंने कहा या ये सवालों से हमें बहुत समझ में आ रहा है कि ये वही थे जो ये नहीं थे, हाँ ये वही थे। तो इस तरीके से बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव करवाए हैं। और अभी अंत में, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। यहाँ पे इजिप्ट में आने के बाद अभी क्योंकि मेरा 12 मई, आज क्या 13 में, आज यहाँ पे ईद मनाई जा रही है, जस्ट आपको बता दूं आज ईद है यहाँ पे। तो कल मेरा वीजा खत्म हो गया है यहाँ पे, और उसके 2 दिन पहले हमने जैसे डिसाइड किया था कुछ दिन पहले कि हम ट्राई करेंगे फिर से बढ़ाने का यहाँ पर। तो एक बहन के साथ मैं गई यहाँ पे, सारी अरबी भाषा है, इसलिए एक बहन को मैं यहाँ थोड़ी मदद के लिए लेकर गई। तो जैसे हम वहां पे गए तो हमारा नंबर आया कुछ आधे घंटे के बाद। तो जब मैंने पासपोर्ट दिया तो उन्होंने कहा देखो कुछ पासपोर्ट्स का हम दोबारा से रिन्यू नहीं करते, आप एक बार करवा चुके हो आपका नहीं हो सकता है। तो वो बहन मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, अब क्या करना है। तो उस भाई ने कहा लेकिन आप नीचे पुलिस है, एक विंडो नंबर जिस पे भी आप जाओ और उनसे बात करो आप। तो हम गए वहां पे, हमारा नंबर आया थोड़ा मुश्किल से, और फिर वो मुझे बार बार में वो बहन कह रही है बाबा के बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, योग करो, हाँ योग करो योग करो। मैं कहा योग तो है ही, बाबा को अपना काम करवाना ही होगा। फिर भी मन में वो स्थिरता थी, वही एकदम हलचल में नहीं थे हम, जो होगा देख लेंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे। फिर उसके बाद वो भाई आया पुलिस वाला, उसने देखा हमारी तरफ, हमारी शक्ल देखी पहले तो उसने कहा ये कौन लोग हैं भाई। हमने कहा वो एक्सटेंड करवाना था हमें। उसने कहा ओके 3 महीना ये लो, फटाफट लिख के दे दिया। तो जैसे ये भी मिरेकल है, क्योंकि आज तक वो कहते हैं हमने इन पासपोर्ट्स का बढ़ाया ही नहीं है, और आपको यूं कि 10 दिन चलो अपना प्रिपेयर करो निकलो यहाँ से, नहीं आप लो, आप अपना काम करो। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि यही समय है बाबा को पूरी तरह से, सच में जैसे बाबा कहते हैं ना मुझे यूज करो, तो यूज करने का। और यह इन देशों में या कहीं पर भी अभी हम हैं तो यही समय भी प्रेरणा देता है और इशारा दे रहा है कि कैसे बस जो करना है अभी करना है। ओम शांति। समय की पाबंदी है ना हम। शांति। वैसे 6 मिनट तो और है आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो जैसे 150 की स्पीड पे कार चल रही है और एकदम से ब्रेक लगा दी, इस तरह से हम झटका लगा होगा ना, ऐसे कई बार हो जाते हैं। तो 5 मिनट फिर भी है हमारे पास। अच्छा, बस यही बताना था मुझे कि जो भी जीवन में, जो इस ज्ञान मार्ग में हर चीज जो घटती है वो हमें आगे के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। मैं तो अपने इस जीवन से प्रेरणा लेती हूँ और सीखती हूँ कि जो कुछ हमने खट्टे मीठे अनुभव किए अपने भारत में रह करके और अपने बचपन में और कॉलेज में, सब चीजों ने हमें हमारे
लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है। और जैसा कहा कि इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया अंजलि दीदी और हमारी विनीता दीदी के साथ रह करके जो डिसिप्लिन सीखा, और जब मैं अरुणा दीदी के साथ रहने आई तो मुझे लगा बाबा क्या मेरे जीवन में रिलैक्सेशन नहीं है, लगता है वहां पे भी स्ट्रिक्टनेस और यहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस। क्योंकि जैसे मैंने बताया दीदी ने सारी दादी जानकी जी की पूरी ट्रेनिंग हमारे अंदर घुसा दी, जैसे कि एक एक चीज की नहीं, आपको बिल्कुल बाबा का जो भी एक भी चीज बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट खिलाफ ना हो। और ये भी बात है कि जब हम इन देशों में रहते हैं तो बहुत अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, आपको पता भी नहीं चलता है कि इन लोगों से कैसे मुलाकात करनी है, कैसे बातचीत करनी है और कौन सी भाषा यूज करनी है। और आज मैं याद कर रही थी कि जब मैंने दीदी का जैसे पिछली बार बताया कि दीदी हमें बता रही है कि भाई ऐसे आपको कोर्स करवाना है, सीखो कोर्स करवाना, और मुझे लगा था मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। कुछ उसके 1 साल बाद दीदी ने मुझे जिस माता को कोर्स करवाने के लिए दिया था, मैं आज याद कर रही थी, वो इजिप्शियन थी। और आज मैं इजिप्ट में उसको ढूंढ रही हूँ, असल में कहीं ना कहीं मिलेगी वो मुझे। और वो इजिप्शियन थी, और फिर जैसे ना वो बाबा कहते ना मुख खोलो थोड़ा अपना, तो वो एक के साथ मुख खोलना शुरू हुआ। और मैंने देखा हिंदी में कोर्स करवाना अलग है, लेकिन इंग्लिश में बात करना अलग है। लेकिन आप यू आर ए सोल एंड ये वो, तो मैंने देखा कि मैं ये बोल कैसे रही थी, मैं ये कहाँ से आ रहा था ये सब कुछ। तो ये भी मेरा एक बहुत प्यारा अनुभव उस बहन के साथ रहा कि फिर हम कहते हैं कि देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस होती गई। और फिर और एक चीज और भी इस जीवन में जो मैंने बड़ों से सीखी है, हम हमेशा सीखते हैं कि भाई दादियों से हमने ये सीखा, दीदियों से हमने ये सीखा, लेकिन एक चीज और मैंने, हमारी विनीता दीदी हमेशा कहती थी एक बात की जो मैंने जीवन में अपनाने की कोशिश की पूरी, कि हमें अगर हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे बड़ों की किसी सेवा में, तो कुछ भी करके हमें विघन भी नहीं बनना है। हमें किसी भी चीज में उनको ना एक्स्ट्रा उनका हमारी तरफ ध्यान देना पड़े, उनके हमारे प्रति समय जाए, कोई शिकायतें ले लेके हम उनके पास जाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी मिनेश भाई ने कहा कि 6 मिनट, अभी 3 मिनट और हैं, तो मैं जरूर मुझे एक बहुत प्यारा एक अनुभव याद है, मैं जरूर शेयर करूंगी। मैं भी अपने 3 मिनट का भरपूर उपयोग करूंगी। कि जैसे शुरुआत से ही, जैसे जब स्टूडियो में थे तो कई बार होता है ना, जब आपको पता है बाबा के सामने से स्टेज पे ऐसे गुजरते थे लोग, तो अब माताओं को थोड़ा ऐसा होता है, मम्मी में जो बोलती थी, आपको तो, आप तो स्टूडियो में हो, आपके तो कितने लोग जान पहचान वाले हैं, आप तो बोलो ना किसी को, कोई आपको रिबन दे दे और चला जाए, आप तो जा सकते हो स्टेज पे। मैंने कहा नहीं, ये काम मुझे कभी नहीं करना कि मुझे किसी के पास जाकर के मुझे ये मांगना है, नहीं। क्योंकि मुझे इतना क्लियर है अंदर कि बाबा से फिजिकल क्लोजनेस, इसका कोई मतलब नहीं है इन बातों का। और जब पहली बार बाबा से मिलने गए थे तो भाई उस हॉल में जहां पे मैं रुकी थी, वहां पे शायद 80 माताएं थी, 80, और उससे भी ज्यादा शायद हो सकती हैं। और वो बहुत ही प्यारा अनुभव था। तो बाबा से मिलने जाना है, 7:30 बजे बाबा को आना है, 3-4 बजे ही लोग भाग रहे हैं। तो फिर मैं सोची थी बाबा क्या करना है मुझे, कितने बजे जाना है, क्या करूं मैं। तो इतनी देर में ही एक माता जी मेरे साइड में थी जिनको मैं नहीं जानती, उनके पास एक बहन आई, और वो बहन भी मैं नहीं जानती कौन थी, पर बाबा ने उनको मेरे लिए भेजा। वो माता जी बहन को पूछ रही थी, दीदी कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना चाहिए हॉल में। तो उन दीदी ने कहा, माता जी भागो मत, जल्दी जल्दी आराम से जाना। बाबा ने जब इतने बड़े संसार में आपको ढूंढ लिया ना, तो हॉल में नहीं ढूंढेंगे आपको। मैंने कहा थैंक यू बाबा, ये आपने मुझे जवाब दे दिया। तो उसके बाद से इतना क्लियर हो गया कि वो भागम भाग दौड़ना ये सब नहीं। और फिर मैंने वो रिबन के लिए कोई कंपटीशन कभी नहीं। और जब बाबा का जब लास्ट टर्न था एक बार, जब उसके बाद वो सब सिस्टम खत्म हो गया किन्हीं कारणों से, तो जब मैं जा रही थी पांडव भवन में, तो एक बहन जो जिम्मित है इनका इन चीजों के, उन्होंने मुझे बुलाया, कहती है वो आपके लिए रिबन है ये। मैंने कहा अच्छा, ओके। तो बस बिन मांगे, नहीं मिल रहा है ओके, मांगना नहीं, क्योंकि आपका कनेक्शन सीधा ऊपर है ना।
तो इस तरह से भी भगवान ने बहुत दूर रहना सिखाया शुरुआत से ही। शांति। अभी टाइम हो गया, राइट? बहुत अच्छा, आपकी एक खूबी तो आज अच्छी मुझे समझ में आई है, और उस खूबी को कहेंगे वाक चातुर्य। ये गुजराती वर्ड है, हिंदी में आप समझ पाएंगे यानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुजराती में इसको कहेंगे वाक चातुर्य। माना करने की चतुराई जो है वो आपने, क्योंकि ऐसे स्थानों पे आप रही है तो ये सीखना बहुत आवश्यक था। तो ये भी सेवा के लिए जरूरी पहलू है, लेकिन ये आपने बखूबी सीख लिया है, क्योंकि आज भी इस 1 घंटे के सेशन में भी क्या कहाँ क्या बोलना है और कहाँ पॉज करके कहाँ बात को डाइवर्ट करना है, मैंने हर उस बात को ऑब्जर्व किया। और मैं तारीफ करता हूँ आपकी इस कला की। तो बहुत अच्छी तरह से आपने डाइवर्जन उस बातों को उस वक्त पे दिया। कैसे एग्जाम्पल दे तो आपने कहा ना कि वही थे जो नहीं थे। कितनी खूबसूरत बात आपने किस खूबसूरती से कह दी कि जिस डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहिए वो ना लेकर के भी आपने इशारा दे दिया वही थे जो नहीं थे। वंडरफुल। तो ये भी कला है और ये सीखनी चाहिए भाइयों बहनों हम सभी को कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कहते हैं ना एक बच्चे को सीखने में कुछ समय लगता है, लेकिन क्या नहीं बोलना है क्या बोलना है इसमें जीवन निकल जाता है। तो ये कला हम सबको जरूर सीखनी चाहिए। और क्योंकि आपने इतनी सुंदर कला का नमूना पेश किया है तो एक सवाल मैं करने की हिम्मत करता हूँ। ये पब्लिकली करने का क्वेश्चन ये फिर भी करता हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट मैंडेटरी। आपने एक बात कही और ये सवाल सिर्फ मुझे नहीं इस सभा में बैठे हुए भाई बहनों को भी उठा होगा, भी कई भाई बहनें सुन रहे हैं उनको भी ये उठा होगा। जैसे आपने बताया कि 3 महीने में एक माता आई और 10 दिन से आ रही है, अभी आपने एक बात बताई। तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है, आई रिपीट कि जरूरी नहीं आप इसका जवाब दे, ना दे सो तो भी चलेगा। तो एक क्वेश्चन उठता है कि फिर सेंटर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं तो ये फाइनेंस एक मैटर होता है और ये स्वाभाविक दुनिया वालों को भी एक क्वेश्चन उठ जाता है। तो क्या पुराने स्टूडेंट्स है वहां पर उस तरह से या कैसे? खैर इसका मैं पूरा जवाब तो भी नहीं दे पाऊंगी आपको, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि जो वजिया बहन हमारी है, जो थी जो वजिया बहन, तो असल में वो है अभी भी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही जो नींव डाली है वो सिर्फ एक से, जैसे मैंने कहा ना, जब ये लोग ज्ञान में चलते हैं, चलते नहीं हैं, सीधा रॉकेट की स्पीड से उड़ते हैं। तो उन्होंने नींव डाली हुई है यहाँ पर। स्टूडेंट्स का इंतजार नहीं है कि वो आएंगे और चलाएंगे, नहीं। मैंने कहा ना, भारत से ऑपोजिट है सब कुछ सिस्टम। वहां पे आपको पहले कोर्स करवाएंगे फिर संबंध बनाएंगे, नो यहाँ पे आपको पहले संबंध में बहुत प्यार से उनको ऐसे बनाना है अपना, फिर आप कोर्स करवाएंगे शायद थोड़ा बहुत। और ना पवित्रता के बारे में बताते हैं ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, लेकिन फिर भी तो जो मैंने बताया कि थोड़ा इशारा मैं आपको दे रही हूँ, तो बहुत एक तो बाबा के बच्चे नित्य हैं, कुवैत से ही हैं, और जो चलाते हैं। समझ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। प्यारे साथियों, ये जो पवित्रा बहन जी जिस वजीहा बहन की बात कर रही है, तो वजीहा बहन वास्तव में शरीर छोड़ चुकी है और आप सबको उनका अनुभव सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुनने की तो बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। और एक किताब हमारी बनी हुई है, अब वो है प्रभु प्रेम के परवाने, नहीं ये वंदे मातरम में है। तो वजीहा बहन का अनुभव जिनको भी पढ़ना हो तो आप वंदे मातरम किताब पढ़ लेना। उसमें वजीहा बहन का बहुत सुंदर अनुभव आप पढ़ोगे तो बहुत मान उठेगा उस आत्मा के ऊपर कि कैसे वो आत्मा थी जो बार बार पवित्रा बहन जी बोल रही है। तो वाकई में वजिया बहन, और जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई ना वजिया बहन, अरे सॉरी पवित्रा बहन, तो पहले ही हफ्ते में मैंने वजिया बहन की इंक्वायरी की थी, पहले हफ्ते में, आज से 15 महीने पहले। तब मुझे भी पता पड़ा वजिया बहन ने शरीर छोड़ चुका है। माना मैं भी शुरुआत से उत्सुक रहा कि मैं वजिया बहन को बुलाऊं और भाई और बहनों से मिलाऊं, क्योंकि उनका अनुभव ऐसा था। खैर, तो अभी जो इजिप्ट में आप कोर्स कराते हैं उसमें, तो उसमें मीडियम ऑफ लैंग्वेज कौन सा होता है? वहाँ पे इंग्लिश ही रहता है, इंग्लिश ही रहता है। क्योंकि क्या है कि जैसे एक बहन है यहाँ पे, और जिसके बहुत सारे, वो बाबा की बच्ची है, थोड़ा सा जैसे जूम पे बहुत आती है, कई सालों से वो भी अकेली ही ज्ञान में चल रही है। वही लगता है कि हमारा तो बैकग्राउंड है और कहीं ना कहीं इतने सारे हमारे बी के फ्रेंड्स हैं, हम दादियों से मिले हैं, तो वो एक है। पर वो बहन अभी ज्ञान में चली है और
कैसे अपने आप को सस्टेन करती है, जो भी है उसके कुछ कुछ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो वो एक बार जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, तो वो हमेशा जब भी आती है यहाँ पे वो बोलती है कि कैसे हम कोर्स करवाएंगे, क्या मैं फेसबुक पे डाल दूँ सबको? मैंने कहा नहीं, आप सेलेक्टेड सिर्फ 4 लोगों को बोलो। तो उसने 5 लोगों को बोला, अभी हाल ही में एक बार कुछ सेवा हुई थी, 5 लोगों को बोला, 4 ने जवाब दिया, 3 पहुंचे। तो इस तरह से फिर मैंने कहा आप प्लीज ध्यान रखना वो इंग्लिश वाले ही हो, और वो कहती है इंग्लिश वाले भी होंगे और ना भी होंगे तो मैं उसका उसका ट्रांसलेशन करूंगी। तो इस तरह से ये भी होता है, जैसे कम होते हैं ना तो क्वालिटी वाली भी सेवा होती है। अब वो लोग जब आते हैं तो भाई ये भी बात यहाँ पे इस अरब रीजन में एक है अलग से, कि जब आते हैं तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेते। 3 घंटे बाद भी वो बैठे ही है, नहीं हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने कहा भाई मेरा सोने का वक्त हो गया, अभी आप थोड़ा प्रस्थान करो। तो बहुत अच्छा उनके, जैसे बाबा के यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर भी थोड़ा सा एक एरिया है जहाँ पे हमने उनको बिठाया, बाबा का ज्ञान दिया, और थोड़ा सा जैसे बाबा का ब्रह्मा भोजन करवाया। तो बस वही बात है, हम भी तो ब्रह्मा भोजन से घायल हुए थे, तो वो भी हो चुके हैं थोड़े थोड़े। अभी जवाब आते हैं, उनके मैसेज आते हैं उस बहन के पास कि नेक्स्ट वन, कब अगली बार। तो वो भी अभी हम प्लान कर रहे हैं, कुछ होगा। तो वही बात कहते हैं ना, बीज डाला है तो वो तो वेस्ट जा नहीं सकता है। लेकिन जैसे दीदी दीदी से बात हो रही थी एक बार में आज ही, यहाँ पे स्लो ड्रिप का मेथड है, हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे। भारत की तरह नहीं हो सकता है। अच्छा, तो जैसे भारत में हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तो या तो निमित्त को संकल्प आ गया तो बड़ा प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम हो जाएगा, या समझो हमको संकल्प आया तो निमित्त हमारे जैसे आदरणीय चंपा बहन जी है तो हम चंपा बहन को बोलेंगे, और चंपा बहन की इच्छा नहीं होगी तो मना करेंगे, तो हम थोड़ा मुंह लटका देंगे, तो माँ तो पिघल जाती है, बच्चे के चेहरे पे देखा अच्छा ठीक है कर लो, तो हमारा काम बन जाता है। तो और कोई हमें ज्यादा कुछ परमिशन नहीं चाहिए। तो क्या हम लोग तो फिर पर्चे छपवा दिए, बांट दिए और पब्लिक प्रोग्राम हो गया, पब्लिक आ जाती है। क्या इजिप्त में इस तरह से प्रोग्राम आसानी से पर्चे बांटो और हो सकता है, या आप कैसे करती है पब्लिक प्रोग्राम? तो ये जो जो मैंने बताया ना अब आपको, ये पब्लिक प्रोग्राम ही था। ये जो 3 लोग आए थे ये पब्लिक प्रोग्राम ही था, बस ऐसे ही सेलेक्टेड। ये 3 मतलब 3,000 समझो, हाँ, कम नहीं समझो। मैं समझ तो बात पे हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन कैसी है, मैं ये सोचता था यहाँ हमको 30 सेवाधारी कम पड़ रहे, 30 सेवाधारी ही है, और यहाँ वहाँ 3 का पब्लिक प्रोग्राम। सुभाष भाई बात तो ठीक है ना, कि भाई ज्ञान स्रोत में सेवाधारी कम है, सेवाधारी कम है, और यहाँ 3 का तो पब्लिक प्रोग्राम हो जाता है, तो इसलिए मैं हंस रहा था। वंडरफुल। सबसे जो मेन बात होती है, आप जैसे सेवाधारी वहां पे भारतीय सेंटर्स पे होता है, ओके, एक बहन बहन वो कर रही है, एक बहन खाना बना रही है। अब उस दिन जब वो लोग 3 लोग आए हैं, तो भाई वहां पर अब मैं उनको थोड़ा सा, मैंने कहा ओके अभी आप थोड़ा बैठो, फिर मैं भाग के आके खाना बना रही हूँ। फिर मैंने कहा इनको थोड़े जलेबी भी खिलाने हैं, वो भी मैं बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद उनको थोड़ा छोड़ के मैंने कहा फिर से 12 में जाके उनसे बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है। आप ही भाषण देने वाले हो, आप ही बासन मांजने वाले हो, तो ऑल इन वन। तो इसलिए भी जी 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 जी। तो वर्तमान में वहाँ जो ये पैंडेमिक चल रहा है, तो वर्तमान में वहाँ क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है यहाँ पे, जो जो देखने में आता है सब कुछ बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है लोग मास्क पहन रहे हैं जो बहुत भीड़ वाले इलाकों में, लेकिन जो भारत में जैसे जो डर का माहौल है वैसा नहीं है वहां पे। जैसे क्योंकि शायद मीडिया में यहाँ पे नहीं दिया जाता कुछ भी खास, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो बहनें आती हैं एक दो, कई बार वो हमेशा बोलती हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे बेड्स की कमी है, भारत जैसी ही हालत है यहाँ पे, आप यहाँ पे बताते नहीं है। और मैं 2 दिन पहले किसी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही थी, उस हॉस्पिटल के सामने इतना बड़ा ट्रक सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उतार रहे थे। उसने कहा देखो, आप देख रहे हो, ये सीक्रेट है। तो हमें पता नहीं, बट यस बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल है, नो लॉकडाउन, नो कर्फ्यू, नथिंग। लेकिन परिस्थिति जो तंग है ही है, मतलब ठीक है। ओके, एनीवे, बहुत अच्छा, आपकी बातों को सुनकर बहुत आनंद आता है, और एक अलग ही फ्लो है आपका, कहेंगे एक अलग ही मजा है आपकी बातों में, सुनने का बड़ा आनंद आया। सुभाष भाई,
दो शब्द हाँ, आए। ओम शांति। हम गए थे इनके पास 2017 में, वही गए थे। कुवैत में कुवैत। गए थे। उन्होंने काफी सेवा की, और सचमुच जो बता रहे ना, 2 लाख जैसे ही है वहां तो। और उनकी जो 2 बहनें निकली थी वो भी हमें बहुत अच्छी जानती है। वो यहाँ आई थी तो उनको यही सेवा की बात की है ना, से बहन जी ने, कि सेवा से ही होता है। तो उनका रोजा होता था 2 बहनों का। हम उनको सनसेट के पहले उनको खाना खिलाते थे। ऐसे दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। लेकिन बाद में पता चला वो ज्ञान में चल गए। तो ऐसे पालना बहुत देनी पड़ती है, और ये बहनें बहुत पालना देती है। अरुणा बहन है हमारी, हमारी पवित्रता, पवित्रता के किरणें फैलाती सब तरफ। हाँ, 100%। तो बहुत अच्छा सेवा करते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी है, हमारी बहन आज सामने आए, आपको अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। हमने भी थोड़ा सा सुना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल 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 आ रहे आपके पास हम। हाँ पता है, कल सुबह आप आ रहे हो। कल इन्होंने रखा है। आया जूम फ्लाइट। ओके। हाँ चंपा बहन, आप 2 शब्द कहे फिर पूरा करेंगे बाबा की याद में। बहनों का अनुभव सुनते तो ऐसे लगता है कि बाबा जो विश्व कल्याणकारी है, तो ऐसी ऐसी बहनें हैं जो ऐसी जगह में हिम्मत रख के जाके, ना कोई स्टूडेंट है ना कोई ठिकाना है, और जाके सेवा करके हिम्मत का काम है कि भाई कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। बहुत सारी बहनों का अनुभव सुना। तो हाँ, अफ्रीका की बहनें तो बोले हम धूप में भी पैदल जाते हैं। शुरू शुरू में तो कुछ नहीं होता है ना, तो आप लोगों की वजह से ही बाबा विश्व कल्याणकारी है, और विश्व में बाबा का झंडा आप लोग लहरा रहे हो। बिल्कुल तो है पवित्रता बेन, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। पहले भी सुना, अभी भी सुना। और हम तो सभी को निमंत्रण देते हैं कि भारत में आओ तो बड़ौदा में जरूर आना, सन्मुख मिलेंगे। जरूर। भारत में भी सेवा किया, और अभी वहाँ मैं समझती हूँ बहुत साल पहले कॉन्फ्रेंस में इजिप्ट से कोई आए थे, बड़े बहुत साल पहले, जो हमारी माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस होती थी ना फरवरी में। याद तो नहीं है, लेकिन कोई बड़े कोई आए थे वहां से। जरूर आए होंगे, हाँ, जरूर। वो शुरू अभी शुरू में होती थी ना, 84 से शुरू हुई थी कॉन्फ्रेंस, फरवरी अच्छा, में होती थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। पवित्रा बहन, जब आओ तो बड़ौदा जरूर जाना, जरूर आना क्योंकि है। चंपा बहन के पास बहुत बड़ा स्टोर इकट्ठा हो गया। इतने अनुभव सुन सुन के इनका स्टोर बहुत बड़ा हाँ उन्होंने छुपा के रखा है, वो देखने जरूर आना। अभी अभी मधुबन के साथ बड़ौदा में भी क्यों लगने वाली है पता है सुभाष भाई। बहुत अच्छा। पवित्रा बहन, आप शिव कुमार भाई को जानती ही होंगी, जानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। शिव कुमार भाई 2 शब्द कहे आप भी फिर पूरा करेंगे। इस प्रोग्राम के विशेष प्रेमी है शिव कुमार भाई। हाँ पवित्रा बहन, और उन्होंने भी इनका अनुभव है सुना। हाँ, शिव बाल, हाँ मैं जानती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत और मैं शुक्र। दुबई, शारजा और आबू धाबी में भी जब मैंने विजिट किया था, तो मुझे मालूम है कि बहनें बहुत युक्ति से, बहुत एक एक शब्द को चुन चुन करके बोल करके उनको समझाती थी कभी। और वहां पर हमारे ज्ञान की कोई चित्र नहीं है। इवन ब्रह्मा बाबा का भी चित्र नहीं मिलेगा, शिव बाबा का भी नहीं मिलेगा। सुबह जब हम योग करते थे तो बस वो कंप्यूटर में जो है ऑन कर देते थे, तो पॉइंट ऑफ लाइट बस बैठ करके देखते थे, योग करते थे, और कोई चित्र नहीं होगा। हाँ, कोई इस इनर स्पेस है अगर किसी के पास है वहाँ, जैसे दुबई में इनर स्पेस है, तो योगा के कुछ चित्र, जनरल चित्र रखे हैं। तो इस प्रकार से बहुत युक्ति से, बहुत मतलब सोच समझ करके समझाते थे। और पवित्रता बहन ने तो बहुत अच्छा स्पष्ट किया। और ऐसी बहनों का मैं कहता हूँ थैंक्स है, बाबा के बच्चों का, जो ऐसी देश में जा करके, जहाँ की
हमारे देश का ना कोई कल्चर है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई, सब मतलब टोटल डिफरेंट है। वहां जा करके सेवा करना बहुत बड़े मतलब युक्ति की बात है। ये तो बाबा ही करा रहा है, अदरवाइज तो ऐसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। ये है और सच्चा सब। मुझे एक ख्याल है, अगर आपकी परमिशन हो तो अ, हमारे पास ईद मुबारक का एक गीत है, अगर आप कहें तो हम बजा सकते हैं, अपने ज्ञान का है। जी जरूर बजाए भले, जरूर जरूर, सभी योग में बैठो, इसी फिर में पूरा करेंगे। हाँ, लेकिन पवित्र बहन जैसे अभी कहा शिव कुमार भाई ने, तो मुझे जहां तक पता है निराकार का चित्र तो रख सकते हैं ना, वहां निराकार भी नहीं रखते। निराकार का रख सकते हैं, बट शारजा में मैंने सुना है, मैं भी गई थी शारजा एक बार, तो वहां पे वो भी नहीं रखते हैं। वहां पर एक सिर्फ स्क्रीन पे वो सिर्फ ज्योति बिंदु और फिर वो पर्दा लगा देते हैं वहां पे। ये भी मैंने देखा था जब भी गई थी। हाँ जी। और एक हंसी की बात बताऊं कि एक बार एक थोड़ा सा, हमारी बहनें थोड़ी डेयरिंग भी हैं, कुवैत वाले, तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाया, लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ जहाँ पे पब्लिक नहीं आ सकती। तो एक बार एक कोई आ गया, अब हम चित्र तो कभी लगा ही नहीं सकते ना, तो वो लगा, उसने कहा ये कौन है, उसने पूछ लिया। तो एक दूसरी बहन थी ज्ञान में, कुवैती, वो कहती ये वजीहा के दादाजी हैं। उस समय ना वजीहा था दादाजी, तो ऐसे ही वाह, तो युक्ति बहुत अच्छी है। ओके शिव कुमार भाई, भले हाँ, आप बजाए फिर पूरा करेंगे। जी। थैंक यू। वजिया बहन की भी बहुत बड़ी कमाल है। मैं जब इंग्लैंड में था तो वजिया बहन वहीं पर थी, और वहाँ ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में आकर के रेस्ट किया था। उनको कैंसर की तकलीफ थी, ये जून 2011 की बात है। उन्होंने बहुत सहयोग दिया, और दुबई में जो बाबा का नया सेवा केंद्र बना है, वो भी, उसमें भी उनका बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, ओम शांति। गीत बजा। जी। खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ, शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। तू मेरा रूबरू यूं ही रहना संग सदा। ए खुदा